Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 2 of this series, that is properties of matter and non-destructive testing. Okay. So in this lecture we have to discuss about the topic stress, strain and their types. तो आज के लेक्चर में हम ये टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे. स्ट्रेस देखेंगे, स्ट्रेन क्या रहता है, उसके टाइप्स क्या क्या रहते हैं उन दोनों के, वो सब हम आज के लेक्चर में देखेंगे. ओके. सो नाउ प्रोसीड टू अवर फर्स्ट स्लाइड. तो देखो स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड देयर टाइप्स. ओके. तो ये हमारा मेन टॉपिक है. तो देखो इसमें क्या क्या रहता है कि व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, मतलब कोई भी अगर एक्सटर्नल फोर्स अगर बॉडी के ऊपर हमने अप्लाई कर दिया, ओके, बाय कीपिंग इट्स अदर एंड और फेस फिक्स्ड. ओके. कोई भी उसकी एक दूसरा एक एंड है, ओके, वो फिक्स रख दिया है, देन मॉलिक्यूल स्टार्ट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ओके. तो मतलब क्या होता है, अगर हम ऐसा एक बॉक्स जैसा कंसिडर करें, इसका ये जो पार्ट है ये मैं फिक्स रख देता हूँ और मैं यहाँ से अगर फोर्स अप्लाई करता हूँ तो बॉडी का ये जो फोर्स है क्या होगा, वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो कहाँ पे मूव करेंगे, ये डायरेक्शन में मूव करेंगे. ओके. वो ये डायरेक्शन में जाएंगे सब ऐसा. They stop moving at a particular position where this applied force is balanced due to equivalent opposite force. ये हमने गए लेक्चर में भी पढ़ा था. ओके. कि मतलब ये क्या करते हैं, फिर एक पर्टिकुलर पोजीशन जहाँ पे ये फोर्स अप्लाई बैलेंस हो जाएगा वहाँ पे वो रुक जाएंगे. ओके. उसके बाद क्या होगा कि बॉडी का साइज एंड शेप पूरा चेंज हो जाएगा. ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स बॉडी चेंजेस. और ये मॉलिक्यूल्स अगर शिफ्ट हो गए दूसरे एक जगह से दूसरी जगह पे, तो फिर वो बॉडी का तो शेप चेंज ही हो जाएगा ना. इट्स साइज और शेप एंड बॉडी इज सेड टू बी डिफॉर्म. तो वो टाइम पे जो बॉडी होगी उसको डिफॉर्म बॉडी बोला जाएगा. अंडर डिफॉर्म कंडीशन एवरी शिफ्टेड मॉलिक्यूल ट्राइज टू अचीव इट्स ओरिजिनल पोजीशन ड्यू टू विच इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेज डेवलप इनसाइड ए बॉडी. हमने पढ़ा था कि इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है डिफॉर्म बॉडी में कि वो फिर से उसे पहले ओरिजिनल शेप में लेके आता है. दिस फोर्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू डिफॉर्म बॉडी इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स. और जो फोर्स है जो अप्लाई करने के बाद बॉडी का साइज एंड शेप चेंज हो गया, उस फोर्स को बोला जाता है डिफॉर्मिंग फोर्स. ओके. थस अप्लाइड फोर्स दैट इज डिफॉर्मिंग फोर्स इज इक्वल टू इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स. ये भी हमने पढ़ा था कि अप्लाइड फोर्स वो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स की इक्वल रहता है. ओके. मतलब जितना अमाउंट का फोर्स आप अप्लाई करोगे उतने अमाउंट के मॉलिक्यूल्स के अंदर से इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स वहाँ पे डेवलप होगा. ओके. जो एक्चुअली उसे ओरिजिनल साइज एंड शेप में फिर से लेके आएगा. ओके. तो यहाँ पे देखो कैसा है, ये डिफॉर्मेशन का एग्जांपल है. ये आदमी देखो यहाँ पे ये जो रॉड जैसा है, इसे वो फोर्स अप्लाई करके उसका साइज एंड शेप चेंज करवा रहा है. ओके. यहाँ पे देखो ये बेंड करवा रहा है उसे और उसका देन साइज एंड शेप पूरा चेंज हो गया. ओके. तो उसी को एक्चुअली बोला जाता है डिफॉर्मेशन. ओके. और एक डिफॉर्मिंग बॉडी हो जाती है. और जो ये फोर्स अप्लाई कर रहा है ये आदमी, उसको डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं. ओके. क्योंकि ये एक्चुअली क्या कर रहा है, इस बॉडी को डिफॉर्म कर रहा है, इसलिए ये फोर्स जो अप्लाई हो रहा है अभी इसी को बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स. देख सकते हैं. अभी देखो स्ट्रेस क्या रहता है और उसके टाइप्स बाद में हमें आगे देखेंगे. तो स्ट्रेस देखो पहले उसकी डेफिनेशन. तो स्ट्रेस देखो क्या है. स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इन इलास्टिक इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी. मतलब बॉडी का क्रॉस सेक्शनल एरिया है. बॉडी का क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब क्या, अगर कोई भी अगर मैं सिलेंडर कंसिडर करूँ ऐसा, ओके, तो इसका ये जो पोर्शन रहता है बीच वाला, इसी को एक्चुअली क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं. तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे जितना कुछ जो इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स रहेगा, ओके, उसके ऊपर मतलब कोई भी अगर हम अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, उसके बाद जो मॉलिक्यूल्स में से जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स बनेगा जो उसको वापस पहली तरह से लेके आएगा. तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स क्यों यह फॉर्मूला में यूज़ किया है, क्योंकि अप्लाइड फोर्स जो रहता है वो इंटर रिस्टोरिंग फोर्स की इक्वली रहता है. इसलिए जितना फोर्स हम अप्लाई करेंगे उसके ऊपर, बॉडी के ऊपर, उसी को एक्चुअली उसका स्ट्रेस बोलते हैं. ओके.
कि वो उसके ऊपर उतना स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है। ओके, ऐसा बोला जाता है। दैट इज स्ट्रेस इज इक्वल टू इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये फॉर्मूला है इसका स्ट्रेस का पूरा, देखो, स्ट्रेस इक्वल टू इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब फोर्स अपॉन एरिया रहता है। ओके, जो स्ट्रेस का डेफिनेशन रहता है वो फोर्स अपॉन एरिया रहता है। बट रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, तो यही है कि रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड फोर्स के इक्वल रहता है। ओके, इसलिए हम इसको अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया भी बोल सकते हैं, लेकिन मोस्टली इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ही बोला जाता है। ओके, थस स्ट्रेस कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अप्लाइड फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी, मतलब ये भी बोला जाता है उसको अप्लाइड फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी। ये भी एक्चुअली स्ट्रेस का ही डेफिनेशन है। थस स्ट्रेस कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज दी अप्लाइड फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेस का। देखो यहाँ पे ये भी फॉर्मूला है ना, अप्लाइड फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, वो क्या था, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये है अप्लाइड फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। थस स्ट्रेस इक्वल टू इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, अप्लाइड फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो स्ट्रेस का देखो ये एक्चुअली उसका फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, मतलब जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तभी ये हमें यूज़ होगा। ओके, तो अभी फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स क्या रहता है, तो अभी यूनिट अगर इसका बनाना है तो कैसे बनेगा, देखो फोर्स रहता है न्यूटन में, एरिया रहता है मीटर स्क्वायर में, तो क्या हुआ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये इसका यूनिट बन गया इजीली। तो एमकेएस और एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस, तो स्ट्रेस का जो एसआई यूनिट है, फिर एमकेएस भी बोला जाता है वो सिस्टम को, तो एसआई मतलब स्टैंडर्ड रहता है वो, तो एसआई यूनिट क्या रहता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहता है। और इसका और एक यूनिट है वो है पास्कल। ओके, ये नेम ऑफ द साइंटिस्ट है पास्कल। तो मोस्टली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही यूज़ करते हैं। ओके, एंड सीजीएस यूनिट अगर निकालना है तो क्या होगा, न्यूटन का तो डाइन हो जाता है सीजीएस में, मतलब फोर्स के लिए डाइन है, और जो एरिया है वो तो मीटर का, तो यहाँ पे सेंटीमीटर हो जाएगा, तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एक्चुअली बन गया इसका सीजीएस यूनिट। ओके, द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस आर, तो अभी स्ट्रेस के डायमेंशन क्या क्या होंगे, L⁻⁻1, M⁻1, T⁻²। ओके, ये एक्चुअली डायमेंशन हो गए। तो ये डायमेंशन निकालना भी इतना मुश्किल नहीं है। ओके, कि ये एक्चुअली हमने देखा हुआ है। ओके ना, L⁻, जो फोर्स का डायमेंशन है डिवाइड बाय एरिया, उसका डायमेंशन। ओके, ऐसा। अभी एक नोट दिया गया है नीचे, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस एंड प्रेशर आर सेम सिंस प्रेशर इज लाइक स्ट्रेस। ओके, इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो क्या है, देखो जो डायमेंशन है स्ट्रेस का डायमेंशन और प्रेशर का डायमेंशन वो दोनों सेम है, मतलब स्ट्रेस कुछ अमाउंट में प्रेशर जैसा ही है। ओके, और उसका फॉर्मूला भी सेम है स्ट्रेस और प्रेशर का। स्ट्रेस का भी फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, ये प्रेशर का भी फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया ही रहता है, मतलब कितना फोर्स हम अप्लाई करते हैं किसी एरिया पे, तो उस पे उसको ही उसका हम प्रेशर बोलते हैं। ओके, तो स्ट्रेस का भी वही फार्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। तो देख लिया यहाँ पे हमने स्ट्रेस एक्चुअली क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी स्ट्रेस के टाइप्स है, जो टाइप्स है वो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो टाइप्स कौन से है, देखो टेंसाइल स्ट्रेस, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस। मतलब क्या है, इसको ये और में नाम है, दो नाम है। ओके, ये इसको वॉल्यूम स्ट्रेस भी बोला जाता है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस भी बोला जाता है, इसको बोला जाता है शीयरिंग स्ट्रेस और शीयर स्ट्रेस भी बोला जाता है। ओके, तो देखो क्या है, पहला है टेंसाइल स्ट्रेस या फिर लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली, जब हम फोर्स अप्लाई, व्हेन अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूसेस चेंजेस इन लेंथ ऑफ द इलोंगेटेड बॉडी, देन द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। मतलब क्या है, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी के लेंथ है जो, ओके, जो उसमें इलोंगेशन आ जाता है। इलोंगेशन मतलब वो लेंथ बढ़ जाती है। ओके, और वैसे स्ट्रेस को क्या बोला जाता है, टेंसाइल स्ट्रेस या फिर लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस बोला जाता है। ओके,
अभी इसका सेकेंड डेफिनेशन देखो, और एक डेफिनेशन है, वो क्या है देखो, द स्ट्रेस दैट टेंड्स टू चेंज द लेंथ ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस। मतलब ऐसा स्ट्रेस जिसके वजह से बॉडी की एक्चुअली लेंथ चेंज हो जाती है, ओके, उसी को बोला जाता है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस या फिर टेंसाइल स्ट्रेस, ओके। तो अभी टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, अप्लाइड फोर्स अपॉन क्रॉस एरिया, यही स्ट्रेस का फॉर्मूला था, फोर्स अपॉन एरिया। बट यहाँ पे अप्लाइड फोर्स क्या है, अप्लाइड फोर्स तो यहाँ पे ग्रेविटी बीच में आ जाती है, तो इसके वजह से ये ग्रेविटी पे भी अप्लाई होगा थोड़ा, तो क्या है ये mg हो जाएगा डिवाइड बाय, अभी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा यहाँ पे जो वायर का अगर हम कंसिडर करें तो वो पाई आर स्क्वायर आता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल मतलब क्या रहता है, ऐसा अगर वायर है कोई तो उसके बीच का जो एरिया है सर्कुलर एरिया, उसको क्रॉस सेक्शन बोला जाता है, तो वो पाई आर स्क्वायर आता है, ओके। तो इसलिए mg अपॉन पाई आर स्क्वायर ये एक्चुअली फॉर्मूला है इसका टेंसाइल स्ट्रेस का। और यूनिट का टेंशन मत लो आप, यूनिट स्ट्रेस के जितने भी यूनिट है सबका यूनिट सेम ही है, दैट इज यूनिट ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस है MKS है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, CGS में आता है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और डायमेंशन जो है वो भी सेम ही आएगा, L पावर -1 M पावर 1 T पावर -2, मतलब L -1 M1 T -2, ओके। और एग्जाम्पल इसका क्या है, रोप क्लाइंबिंग, बाइसिकल चेन, केबल्स ऑफ लिफ्ट एलिवेटर, ओके, ये सब है। इसमें एक्चुअली यहाँ पे ये टेंसाइल स्ट्रेस होता है या फिर लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, ओके। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ऐसा बोला जाता है इसको। तो देखो ये एक्चुअली जो स्ट्रेस रहता है इसमें एक्चुअली क्या होता है, देखो ये बॉडी कैसा है, ऐसा ये हो रहा है, उस पर स्ट्रेस लग रहा है और उसके बाद उसकी देखो चेंज हो रही है, उसकी रेडियस चेंज हो रही है, डायमीटर चेंज हो रही है। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस जो डेफिनेशन है तो उसमें क्या है, द स्ट्रेस विच कॉम्प्रेसेस द गिवन बॉडी इज कॉल्ड एज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। मतलब जो बॉडी को कॉम्प्रेस कर देता है ऐसे स्ट्रेस को बोला जाता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। और इसको वॉल्यूम स्ट्रेस भी बोला जाता है। तो वो कैसे, देखो, इफ डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, तो यहाँ पे देखो पहला V है ओरिजिनल वॉल्यूम, फिर जैसे ही हम ये करते हैं तो उसके बाद उसका डेल्टा V अमाउंट में वो और ये हो जाता है, चेंज हो जाता है, ओके, वैसा है यहाँ पे चेंज। देन द करेस्पॉन्डिंग स्ट्रेस इज कॉल्ड एज वॉल्यूम स्ट्रेस। ऐसा जो स्ट्रेस है उसको बोला जाता है वॉल्यूम स्ट्रेस। और ये डेफिनेशन है, द स्ट्रेस विच चेंजेस वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एज वॉल्यूम स्ट्रेस। मतलब ऐसा स्ट्रेस जो बॉडी के वॉल्यूम को चेंज कर देता है उसे बोला जाता है वॉल्यूम स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये चेंज इन प्रेशर हो जाएगा, ओके, dP। तो ये चीज़ होगी अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया, मतलब वो क्या होगा, चेंज इन प्रेशर। ये एक्चुअली वॉल्यूम स्ट्रेस मतलब क्या होगा कि प्रेशर में कितना चेंज हो रहा है, वही एक्चुअली वॉल्यूम स्ट्रेस होगा। तो इसका MKS यूनिट क्या होगा, तो मैंने बताया था इसका MKS यूनिट थोड़ा चेंज रहेगा, वो है न्यूटन पर मीटर, ओके। वॉल्यूम स्ट्रेस का MKS यूनिट है न्यूटन पर मीटर, और जो CGS यूनिट है वो डाइन पर सेंटीमीटर, और जो डायमेंशन है वॉल्यूम स्ट्रेस का वो है LMT, ओके। उसके एग्जांपल से क्या हो गए, पिस्टन है, शॉक एब्जॉर्बर्स रहते हैं, वो है, ये सब एग्जांपल्स है उसके, ओके। पिस्टन हमें मालूम है, ओके, थर्मोडायनामिक्स में देखा होगा आपने, पिस्टन ऐसा इस तरह से रहता है, इसके ऊपर ऐसा रहेगा, वो एक्चुअली ऐसे कॉम्प्रेस कर सकता है, ओके। शॉक एब्जॉर्बर्स गाड़ी के अंदर रहते हैं वो। कॉन्क्रीट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन कॉम्प्रेशन बट इट इज़ वीक वाइल पुलिंग, ओके। मतलब कॉम्प्रेट जो है वो कॉम्प्रेशन के लिए वो स्ट्रॉन्ग है बट वो पुलिंग के टाइम पे वीक हो जाता है, ओके। तो ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस हो गया। अभी क्या है, और एक है शियर स्ट्रेस। तो देखो पहला जो था वो लेंथ चेंज करता है, दूसरा ये वॉल्यूम चेंज करता है, तीसरा अभी क्या चेंज करेगा, यहाँ पे शियर स्ट्रेस, वो एक्चुअली शेप को चेंज करेगा बॉडी के। तो एक ऐसा कंसीडर अ मेटल ब्लॉक, तो एक मेटल ब्लॉक कंसीडर किया ये वाला, देखो उसका क्या क्या ABCDEFGH है पॉइंट उसमें, ऐसे ये 8 पॉइंट है उसमें, ऑफ विच द बेस DCGH, जो नीचे बेस है DCGH, तो हम क्या करेंगे उसको फिक्स रखेंगे। और टेंजेंशियल फोर्स F इज अप्लाइड, टेंजेंशियल मतलब उसको थोड़ा सा टच करके जाने वाला फोर्स, ओके। फोर्स F इज अप्लाइड टू द टॉप सरफेस ऑफ द, मतलब ये ऊपर का जो सरफेस है उस सरफेस को एक हम फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स मतलब उसको खाली ऐसा टच करके जाने वाला फोर्स,
वो उस पर अप्लाई करेंगे। तो इस पर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये जो ये यहाँ पे मूव कर देगा, ओके, ऐसा मूव कर देगा। यहाँ पे दिखाया देखो, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे दिखाया मैंने ऐसे कैसे मूव करेगा। तो जैसे ही मूव करेगा तो क्या ए बनेगा ए प्राइम और बी पॉइंट बनेगा बी प्राइम, ओके। और एक एंगल उनके बीच में एंगल रहेगा, वो थीटा एंगल से वो एक्चुअली मूव करेगा। द ब्लॉक गेट्स ट्विस्टेड, तो यहाँ पे देखो ट्विस्टेड हो गया, उसका शेप चेंज हो गया। एंड व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, और जैसे इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा, इट टेक्स द शेप ऑफ पैरेलल पाइप, और वो एक पर्टिकुलर शेप में आ जाएगा, मतलब पैरेलल शेप में आ जाएगा। वो है डी सी एच ए बी प्राइम एफ ए प्राइम बी प्राइम एफ प्राइम ई प्राइम, ओके, ऐसा। हियर वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी रिमेन्स द सेम, बॉडी का जो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, बट इसका शेप जो है वो चेंज हो जाएगा, ओके। तो हेंस एंगल थीटा बाय विच इट इज ट्विस्टेड इज वेरी स्मॉल, तो यहाँ पे जो एंगल थीटा है बहुत स्मॉल एंगल है, उससे वो ट्विस्ट हुआ हुआ, ओके। तो ये बॉडी के ऊपर जो स्ट्रेस यहाँ पे जो क्रिएट होगा उसको शियर स्ट्रेस बोलते हैं। आगे देखते हैं, देखो हम। सो डेफिनेशन देखो क्या है, द स्ट्रेस करेस्पॉन्डिंग टू चेंज इन शेप ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस, मतलब ऐसा स्ट्रेस कि जिसकी वजह से बॉडी का शेप चेंज हो जाए उसी को बोला जाता है शियर स्ट्रेस, ओके। और एक डेफिनेशन है, इफ डिफॉर्मिंग फोर्स चेंजेस शेप ऑफ द बॉडी देन द करेस्पॉन्डिंग स्ट्रेस इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस, मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स अगर बॉडी का शेप चेंज कर रहा है तो उसको बोला जाता है कि शियर स्ट्रेस। और एक डेफिनेशन है, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस, मतलब टेंजेंशियल फोर्स है जो अप्लाई किया है जिसके वजह से हमारा बॉडी का जो शेप है वो चेंज हो रहा है, ओके, तो उसको बोला जाता है शियरिंग स्ट्रेस। तो देखो शियर स्ट्रेस क्या है, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स डिवाइड बाय एरिया ऑफ सरफेस ए ई डी एच, ऊपर का जो था वो, ओके। एंड एम के एस यूनिट कितना है यहाँ पे, न्यूटन पर मीटर, एंड सी जी एस यूनिट है डाइन पर सेंटीमीटर, एंड ये कितना बनेगा एल एम टी एल -1 m1 टी सी, ओके। तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही आएगा, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ओके। और ये एल एम टी टी पावर 2। एग्जाम्पल्स क्या क्या है, टॉर्शनल पेंडुलम, मेटल शीट कटर, शाफ्ट कनेक्टिंग। तो इतना याद रखो, देखो ये तीनों भी जो स्ट्रेस है ना सबके लिए ये यूनिट सेम ही आएंगे, ओके, क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया ही है तो फिर यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही आना है, ओके। वो जो इसमें था यहाँ पे भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही आएगा, ओके। यहाँ पे भी ये बाय मिस्टेक हुआ होगा। तो देखो एग्जाम्पल देखो क्या है, टॉर्शनल पेंडुलम, मेटल शीट कटर, शाफ्ट कटिंग, ओके, ये सब एग्जाम्पल है। तो टॉर्शनल पेंडुलम मतलब क्या रहता है, ऐसा सर्कुलर डिस्क रहता है जिसको ऐसा ऊपर लटकाया जाता है, ओके, और जो मूव करता है, ओके, पेंडुलम की तरह, उसको टॉर्शनल पेंडुलम बोला जाता है। तो वहाँ पे जो होता है स्ट्रेस जो आता है वो भी एक तरह का वही है, फ्लाई व्हील, बोन फ्रैक्चर बिकॉज ऑफ बेंडिंग, ओके। तो ये सब एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रेन की तरफ जाते हैं। स्ट्रेन, स्ट्रेस देख लिया, अभी स्ट्रेन भी देख लेते हैं। We have seen that when force is applied on a body, keeping its one of the end fixed, either size of the body changes or its shape, that is its dimension changes, okay। बॉडी मीन्स थोड़ा चेंज हो जाता है या फिर उसका शेप चेंज हो जाता है, तो वहाँ पे वो डायमेंशन उसका चेंज हो जाता है बॉडी का, ओके, मीन्स डिफॉर्मेशन आ जाता है उसमें। स्ट्रेन का डेफिनेशन देखो क्या है, द चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन, तो ये उसका फॉर्मूला भी हो जाता है, चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। तो डेफिनेशन क्या है, द स्ट्रेन इज द अमाउंट ऑफ चेंज इन साइज और शेप ऑफ मटेरियल पर यूनिट ओरिजिनल साइज और शेप ऑफ इट, ओके। ये एक एग्जाम डेफिनेशन है। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ द बॉडी। तो डायमेंशन मतलब क्या हो गया, उसका लेंथ, वॉल्यूम या फिर उसका शेप जो हमने देखा अभी, ओके, तो वही चीज़ होगी। तो स्ट्रेन का ये फॉर्मूला हो गया, चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। सिंस स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, तो अभी क्या हो गया, ऊपर डायमेंशन है नीचे भी डायमेंशन है, ऐसा वो रेशियो है ना, तो इसलिए क्या होगा, सिमिलर क्वांटिटीज का अगर रेशियो है तो इसका कोई यूनिट नहीं होता, इट हैज़ नो यूनिट। तो यहाँ पे आपको स्ट्रेन के लिए तो यूनिट याद रखने की जरूरत ही नहीं है, अगर यूनिट नहीं है उसका तो डायमेंशन भी नहीं है, ओके, तो इसलिए डायमेंशन भी देखने की जरूरत नहीं है।
तो ये स्ट्रेन इज अ प्योर नंबर, तो ये प्योर नंबर आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखो स्ट्रेन के टाइप्स, अब कुछ टाइप्स है स्ट्रेन के, जैसे हमारे स्ट्रेस के टाइप से वही नाम है यहाँ पे भी, टेंसाइल स्ट्रेन, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेन, वो वही वही सब नाम है। ओके, अभी देखो टेंसाइल स्ट्रेन क्या रहता है। इफ द अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूस ए चेंज इन लेंथ ऑफ अ बॉडी देन द करेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन इज द टेंसाइल स्ट्रेन। ओके, मतलब कुछ चेंज अगर लेंथ में होता है तो वहाँ पे स्ट्रेन क्रिएट होगा। ओके, टेंसाइल स्ट्रेन, तो डेफिनेशन जो था हमारा चेंज इन डायमेंशन ओरिजिनल डायमेंशन, तो वैसा ही यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेन के लिए क्या रहेगा, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, मतलब लेंथ में जो चेंज हो रहा है उसका ओरिजिनल लेंथ के साथ रेशियो जो निकालेंगे वो। तो टेंसाइल स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। ओके, तो देखो टेंसाइल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ। ओके, मतलब बॉडी, अभी देखो ये पूरा वायर है ऐसा, उसको थोड़ा सा यहाँ पे वेट लगा दिया तो ये इसका चेंज हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया, लेंथ बढ़ गई, वो कितना हुआ, इलोंगेशन स्मॉल एल से इलोंगेशन हुआ, इसलिए क्या होगा, चेंज इन लेंथ कितना होगा, स्मॉल एल डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ कैपिटल एल है। ओके, तो यही एक्चुअली फॉर्मूला हो गया टेंसाइल स्ट्रेन का। ओके, टेंसाइल स्ट्रेन का ये फॉर्मूला हो गया, न्यू लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ, तो न्यू लेंथ कितना है, स्मॉल एल, एल कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल ऐसा होगा, और डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ होगा, तो ओरिजिनल लेंथ एल है, तो इसलिए क्या होगा, इलोंगेशन कितना, स्मॉल एल बचेगा खाली, एंड ओरिजिनल लेंथ कितना है, कैपिटल एल है, तो इसलिए ऐसा बनेगा स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। यूनिट कोई नहीं है तो यूनिट डायमेंशन वगैरह यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन। तो वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है, देखो व्हेन अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूसेस चेंज इन वॉल्यूम, मतलब अगर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं जिसके वजह से एक्चुअली बॉडी के वॉल्यूम में चेंज हो रहे हैं, तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि वॉल्यूम स्ट्रेन आया। वॉल्यूम स्ट्रेन की डेफिनेशन क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेन इज डिफाइंड एज दी चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर जो कुछ चेंज हो रहा है उसका डिवाइड बाय हम करेंगे ओरिजिनल वॉल्यूम। ओके, डेफिनेशन क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेन इज डिफाइंड एज दी रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी, वही देखा तो है। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना है, देखो यहाँ पे पूरा वॉल्यूम का ये बॉक्स है, जैसे ही फोर्स अप्लाई करें चेंज इन वॉल्यूम यहाँ पे डीवी है, डीवी अमाउंट का जो है वहाँ पे चेंज आ रहा है, और वी ओरिजिनल है तो डीवी अपॉन वी वहाँ पे होगा। ओके, तो ये एक्चुअली इसका फॉर्मूला आ गया डीवी अपॉन वी, एंड इसमें कोई यूनिट नहीं है। ओके, इट हैज़ नो यूनिट। अभी लास्ट है जो को स्ट्रेन का, वो है शीयरिंग स्ट्रेन। शीयरिंग स्ट्रेन मतलब क्या है, यहाँ पे शेप पे ही हम देखेंगे। इफ द अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूसेस चेंज इन शेप ऑफ ए बॉडी, मतलब अप्लाइड फोर्स की वजह से अगर बॉडी के अंदर कोई शेप चेंज हो रहा है, ओके, बॉडी ट्विस्टेड हो रही है, देन द करेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इज शीयरिंग स्ट्रेन। तो वहाँ पे जो स्ट्रेन वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है उस स्ट्रेन को बोला जाता है शीयरिंग स्ट्रेन। एज शोन इन फिगर द क्यूब इज कन्वर्टेड इन ए पैरेललोपाइप, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो क्यूब है वो पैरेलल शेप में आ गया। ओके, ऐसा एग्जाम्पल, व्हेन स्पाइरल स्प्रिंग इज स्ट्रेच देन द मेटल वायर इज ट्विस्टेड, मतलब यहाँ इसका एक एग्जाम्पल क्या दिया गया कि जैसे ही हम स्प्रिंग को कोई स्पाइरल स्प्रिंग रहती है, ऐसी स्प्रिंग रहती है देखो। ओके, तो वैसे स्प्रिंग को अगर हम स्ट्रेच करते तो उसका जो वायर है वो पूरा ट्विस्ट हो जाता है। ओके, दैट इज शियर्ड, मतलब उसका शेप चेंज हो जाता है, इट डज नॉट इलोंगेट, मतलब वहाँ पे वो बहुत ये नहीं होता, इलोंगेशन नहीं होता वहाँ पे किसी भी तरह का, बट उसका शेप चेंज हो जाता है। ओके, वो चीज़ है, और वो सीधा वायर लिया तो वो इलोंगेशन होता है उसका। ओके, तो देखो क्या है, शीयरिंग स्ट्रेन का डेफिनेशन यहाँ पे दिया है, देखो शीयरिंग स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लेयर। ओके, तो मतलब यहाँ से देखो जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट लेयर का किसी, और विथ जिस फिक्स लेयर मतलब नीचे का जो लेयर था वो फिक्स था वहाँ पे। ओके, हमने देखा था। तो शीयरिंग स्ट्रेस क्या होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर डिवाइड बाय इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लेयर। ओके, तो लेटरल डिस्टेंस ऑफ अपर लेयर अगर हम कंसिडर करें डिवाइड बाय इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लेयर, तो अपर लेयर मतलब कौन सा, तो ए प्राइम था अपर लेयर, देखो ये ऊपर का अपर लेयर ए प्राइम है, और फिक्स कौन सा है, सी डी फिक्स है, ए डी फिक्स है, ए डी,
ए डी मतलब उसका डिस्टेंस जो है यहाँ पे डिस्टेंस है वो ए डी है। ओके, तो ए प्राइम डिवाइड बाई ए डी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे tan थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे। tan थीटा मतलब क्या रहता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब अपोजिट साइड कौन सी है यहाँ पे, ए प्राइम डिवाइड बाय एडजेसेंट कितना है, ए डी, तो ए प्राइम अपॉन ए डी मतलब क्या हो गया, tan थीटा, तो इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे tan थीटा। ओके, ये चीज़ हो जाएगी। बट इवन लार्ज टेंजेंशियल फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ मेटल क्यूब, इट गेट्स ट्विस्टेड with a little amount, that is theta is very small. If theta is very small then mathematically tan theta is equal to theta. मतलब क्या होता है, जब भी हम बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर देते हैं, ओके, टेंजेंशियल फोर्स, तो मेटल क्यूब रहता है वो ट्विस्टेड होता रहता है, बट बहुत कम अमाउंट में होता है, तो वहाँ पे जो थीटा रहता है वो बहुत कम रहता है, मतलब जो एंगल रहेगा वो बहुत वेरी स्मॉल होगा। तो अगर एंगल बहुत छोटा है, ओके, मीन्स वेरी स्मॉल है, ओके, अब उसकी तो वो टाइम पे क्या होगा, उसका जो फॉर्म होगा वो ऐसा बनेगा मैथमेटिकली, tan थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। ओके, तो इसलिए हम शेयरिंग स्ट्रेन को कैसा लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, रेडियन में आएगा। ओके, थीटा इन रेडियन शेयरिंग स्ट्रेन। ओके, मतलब एंगल का यूनिट है ना रेडियन, इसलिए वहाँ पे रेडियन लिखा हुआ है, बाकी शेयरिंग स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं रहता। ओके, बाकी स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं रहता, सेम से नहीं, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं रहता। ओके, बिकॉज इट इज़ यूनिटलेस क्वांटिटी, हमने देखा हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी टूडेज लेक्चर। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। थैंक यू very much.